हे गाइस, सो वेलकम बैक। आज के हमारे इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का 9 चैप्टर देखेंगे। वो है हमारा आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आनुवांशिकता होती क्या है। माता पिता से उनके समान ही लक्षणों का संतान में आना, यह गुण आनुवांशिकता कहलाता है। और हस्तांतरित या जो लक्षण जो होते हैं वो माता पिता से या बच्चों में जाते हैं, तो उन लक्षणों को हम वंशागत लक्षण कहते हैं। जैसे कि आपके जो माता पिता हैं उनके जो लक्षण होते हैं वो वैसे के वैसे लक्षण आपके अंदर भी आते हैं, तो इस गुण को हम आनुवांशिकता कहते हैं। और इस गुण में जो लक्षण मतलब ट्रांसफ़र होते हैं आपके माता पिता से आप में आते हैं, तो इन लक्षणों को हम वंशागत लक्षण कहते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि माता पिता की आँखों का रंग अगर नीला या भूरा है तो संतान की आँखों का रंग भी वैसा ही होगा। मतलब जैसे आपके माता पिता की आँखों का अगर कलर काला है, किसी के भूरा या नीला है, तो वो गुण उनकी संतान में भी या आप में आएगा, तो आपकी आँखों का रंग भी वैसा ही होगा। इसके अलावा जैसे कि अगर किसी के माता पिता के बालों का कलर अगर भूरा है या काला है तो वैसा ही कलर आप में आएगा। या फिर कि किसी के पेरेंट्स के जो कान होती है, कान की जो कर्णपल्ली होती है वो क्या होती है, यहाँ फेस से जुड़ी हुई होती है और किसी की यहाँ से बिल्कुल अलग होती है, तो ऐसा का ऐसा लक्षण आपके अंदर भी आएगा। तो अब हम देखते हैं कि वंशागत लक्षण होते क्या हैं। ये वर्ड किसने दिया था इसके बारे में हम देखते हैं। ये वर्ड सबसे पहले मेंडल ने दिया था और मेंडल ने इसी को समझाने के लिए कुछ नियम दिए थे जिसे हम वंशागति के नियम या मेंडल के नियम कहते हैं। पैतृक से संतति में उनके समान ही लक्षणों का आना, यह आनुवांशिक पदार्थ का शिशु में स्थानांतरित होने से होता है। मीन्स माता पिता से जो लक्षण, माता पिता के जो लक्षण होते हैं वैसे कैसे लक्षण अगर संतान में जाते हैं तो ये है क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, आनुवंशिक पदार्थ की वजह से होता है। क्योंकि बच्चे में जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जैसे डीएनए वगैरह, ये सब माता पिता से उसमें ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने माता पिता से समानता थोड़ी रखता है। माता पिता से शिशु में लक्षणों का आने के बारे में इसको सबसे पहले मेंडल ने बताया था और उन्होंने कुछ नियम दिए थे जिसे वंशागति के नियम या मेंडल के नियम कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम मेंडल के बारे में देख लेते हैं, मेंडल का जीवन परिचय देख लेते हैं कि मेंडल कौन थे। ग्रिगोर जॉन मेंडल जो थे उनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में हुई। 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में पादरी का पद लिया उन्होंने। फिर उन्होंने मटर के पौधों पर अपने वंशागत लक्षणों का अध्ययन किया और इसमें उनको सफलता मिली। उन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रिया का जो ब्रून शहर था वहाँ पे पादरी का पद लिया था और उन्होंने वहाँ पर मटर के जो पौधे होते हैं उसके ऊपर उन्होंने अपने प्रयोग किए थे, वंशागत लक्षणों का उन्होंने वहाँ उनके ऊपर अध्ययन किया था। और इस प्रयोग में, इस अध्ययन में उनको अच्छी तरह से सफलता भी मिली थी, इसीलिए उनको आनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित किए गए नियमों को आनुवंशिकता या वंशागति या मेंडल के नियम भी कहते हैं। अब हम मेंडल के नियम देख लेते हैं। मेंडल ने मुख्य 3 नियम दिए थे। फर्स्ट था प्रभाविता का नियम, सेकंड था पृथक्करण का नियम, थर्ड था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। उन्होंने जो मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने क्या किया कि 7 ऐसे लक्षण थे, कैरेक्टरिस्टिक थे मटर के पौधों के, जिनको उन्होंने चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसमें आप लक्षण यहाँ पे देख सकते हैं और उसमें कौन से लक्षण को उन्होंने प्रभावी कहा और कौन से लक्षण को उन्होंने अप्रभावी कहा वो हम देखते हैं।
सबसे पहला जो लक्षण था वो था बीज का आकार। बीज का आकार प्रभावित था वो था गोल था, और अप्रभावित जो था वो था झुर्रीदार। सेकंड था बीज का रंग। बीज का रंग जो प्रभावित था वो था पीला, और अप्रभावित था वो था हरा। फिर थर्ड था फूल का रंग। प्रभावी बैंगनी था, अप्रभावी सफ़ेद था। फली का आकार फूली हुई थी प्रभावी जो थी, और अप्रभावी जो थी वो थी सिकुड़ी हुई थी। फली का रंग जो था वो प्रभावी जो था वो था हरा, और अप्रभावी था वो था पीला। पुष्प की स्थिति थी अक्षीय एंड अंत्य। सेवेंथ इसका कैरेक्टरिस्टिक जो था वो था तने की ऊंचाई। प्रभावी जो था वो था लंबा, एंड अप्रभावी जो था वो था बोना। और उन्होंने अपने अध्ययन के लिए मटर के पौधे को क्यों चूज़ किया, उसके लिए इन्होंने 2 कारण दिए थे। फर्स्ट था कि इनका जो जीवन काल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। मीन्स जो मटर का पौधा होता है ये इनका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है। ये 1 से 2 महीने, ये भी ज़्यादा होता है, 1 महीने के अंदर ही ये अपना बीज प्रोवाइड करवा देते हैं, और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। मीन्स आपने मटर की जो फली देखी हुई होगी उसमें देखा होगा कि उस फली में 7 से 8 बीज होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट जो नियम था वो था प्रभाविता का नियम। इसके बारे में हम देख लेते हैं। 2 लक्षणों वाले 2 पौधों के बीच संकरण कराने पर प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है, और इस क्रॉस संकरण को हम एकल संकरण कहते हैं। और उदाहरण है लंबे पौधे वो बौने पौधों के बीच उन्होंने संकरण कराया था। यहाँ पे क्या था कि 2 लक्षण वाले उन्होंने 2 अलग अलग पौधे लिए थे, जिसमें जो प्रभावी उनके बीच में उन्होंने क्या कराया था, संकरण कराया था, कि जिसकी वजह से जो प्रभावी लक्षण थे वो अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने दे रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने लंबा पौधा लिया और बोना पौधा लिया। लंबे पौधे को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, एंड जो बोना पौधा था उसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने इन दोनों के बीच जब संकरण करवाया तो ये 4 तरह की वहाँ पर संतति यहाँ पर मिली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब कैपिटल T और स्मॉल t के बीच में संकरण कराया तो कैपिटल T स्मॉल t इस तरह से ये पौधे 4 संतति इनकी मिली थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हर संतति में कैपिटल T प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे कैपिटल T यानी जो प्रभावी लक्षण था वो स्मॉल t जो अप्रभावी लक्षण था उसको प्रकट नहीं होने दे रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि सारे प्लांट जो थे वो लंबे थे, क्योंकि जो यहाँ पे लंबे पौधे का जो सिंबल था वो था कैपिटल T। यहाँ पे सब तरफ कैपिटल T आ रहा है, तो इसका मतलब सारे प्लांट लंबे थे। उसके बाद उन्होंने F1 पीढ़ी में जो कैपिटल T और स्मॉल t वाला जो संतति मिली थी उनके बीच में स्वपरागण कराया। मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लंबा पौधा जिसे हम कैपिटल T स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे बोने पौधे को भी हम उसी से रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T एंड स्मॉल t से। जब इनके बीच में संकरण कराया गया, स्वपरागण के साथ उन्होंने संकरण करवाया, तो इसमें क्या देखा कि यहाँ पर 3 लंबे पौधे मिले थे और एक बोना पौधा मिला था। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 में कैपिटल T थे एंड एक में यहाँ पर ओनली दोनों स्मॉल t थे जो कि बोना पौधा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो रेशियो मिला था हमें वो था 3:1। इसमें एक जो था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एकल संकरण का जो अनुपात होता है वो 3:1 भी होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें एक जो था वो शुद्ध लंबा था। शुद्ध लंबा का मतलब दोनों यहाँ पर कैपिटल T थे, 2 थे वो भी लंबे थे पर वो शुद्ध लंबे नहीं थे क्योंकि इनमें क्या है कैपिटल T के साथ स्मॉल t भी थे, और एक जो था वो था बोना पौधा। तो यहाँ पर
जो प्रभावी लक्षण था वो कौन सा था, लंबा, क्योंकि यहाँ पर पौधे क्या थे, सारे लंबे थे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड इनका नियम आता है, वो है हमारा द्विसंकरण या स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इसमें क्या है, मटर के दो पौधों को के दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाने पर इस नियम में सभी लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण को प्रकट करते हैं। इसमें क्या कराया कि उन्होंने मटर के दो पौधे की जोड़ी ली थी, जिसमें सभी लक्षण मतलब कि अलग अलग थे, और उनके बीच में जब संकरण करवाया तो उसमें क्या था, जो लक्षण अलग अलग थे ना, वो अपने अपने हिसाब से वो अपने लक्षण को प्रकट कर रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने दो तरह के बीज लिए थे, तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं दो तरह के बीज लिए जो थे, एक तो था गोल और हरा बीज, फिर सेकंड था झुर्रीदार और पीले बीज थे वो। तो गोल हरे बीज जो थे उसको हमने कैपिटल आर और स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे झुर्रीदार जो पीले बीज थे उसको हमने स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इनकी संतति एक एक लक्षण को लेकर हमने इनके बीच में जब क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला संतति मिला था। तो यहाँ पर गोल का जो सिंबल था वो था हमारा कैपिटल आर, तो कैपिटल आर यहाँ आ गया, और यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण कैपिटल वाई था वो था पीला। तो यहाँ पर बनने वाले बीज जो थे वो थे गोल पीले बीज। इसके बाद उन्होंने वापस से यहाँ पर संकरण करवाया था। उन्होंने यहाँ पे वापस से उन्हीं लक्षणों में जो F1 पीढ़ी में जो प्लांट मिला था उनके बीच वापस से उन्होंने स्वपरागण कराया था। तो वहाँ पर मिलने वाला जो ये प्लांट था उनको 4 भागों में यहाँ पर डिवाइड करके उन्होंने डबल क्रॉस करवाया था, जिसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये इस तरह से क्रॉस करवाने पर यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 जो प्लांट थे उन्होंने इनके बीच में वापस से स्वपरागण कराया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्वपरागण करवाने पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन पेन से अंडरलाइन किए गए हैं वो क्या है, सारे गोल और पीले बीज थे, जो कितने मिले थे, 9 मिले थे। और उसके बाद ब्लू पेन से जो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है वो हमारे क्या थे, गोल हरे, जो हमें 3 मिले थे। और ब्लैक पेन से जो यहाँ पर अंडरलाइन की गई है ये 3 जो मिले थे वो थे झुर्रीदार पीले, एंड जो ये लास्ट में जो बनता है झुर्रीदार हरे वो ये हमारा ये वाला प्लांट होता है। झुर्रीदार का आपको पता है कि यहाँ पर सिंबल था स्मॉल आर एंड हरे का था स्मॉल वाई। यहाँ पे लिखा गया है कि ये गोल हरे का जो सिंबल था वो था कैपिटल आर स्मॉल वाई, एंड झुर्रीदार पीले का था स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। तो इस तरह से ये द्विसंकरण करवाने पर इस तरह से संतति हमें मिली थी। अब हम इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है विविधता एवं विभिन्नता क्या होती है, कि जनक और संतति लक्षणों की असमानता। मीन्स पेरेंट्स और उनके जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ लक्षणों की असमानता होती है, वो कुछ अलग निकलते हैं, तो उसकी वजह उसको हम विविधता या विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता कौन सी हो सकती है, शारीरिक कोशिका विभिन्नता, मीन्स शारीरिक की कोशिका में आती है ये चीज़। अगली पीढ़ी में ये ट्रांसफर नहीं होते हैं, इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है कि ये बच्चे को अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं, ये खुद मतलब कि खुद उसमें आते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ये वैसे वैसे उसमें लक्षण आते रहते हैं। अब बात आती है वंशागति लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, मीन्स जो लक्षण होते हैं वो किस तरह से अपने आप को वो
प्रेजेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका पूरा प्रोसेस होता है वो हम देखते हैं कि कोशिका के डीएनए में जीन होता है। ये आप जानते हैं कि कोशिका जो डीएनए होता है उसके अंदर जीन होता है जो कि क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन और हार्मोन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए पौधे में जो हार्मोन होते हैं वो उसकी लंबाई को नियंत्रित करते हैं। मीन्स अगर किसी प्लांट, आपको पता है कि प्लांट में जो हार्मोन होते हैं वो उसकी तरह तरह के वो कार्य करते हैं, तो पौधे में जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी लंबाई को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी पौधे में ज़्यादा हार्मोन हुआ तो उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होगी, और किसी में कम हार्मोन हुआ तो उनकी लंबाई बहुत ही कम होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जीन, जो प्रभावी जीन होता है वो क्या करता है, एंजाइम का दक्षता से उत्पादन करता है। फिर अगर अधिक अमाउंट में अगर हार्मोन बन जाता है तो क्या होता है, फिर पौधे क्या होते हैं, वो लंबे हो जाते हैं। और जीन अप्रभावी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एंजाइम, उनमें अप्रभावी जीन जो होते हैं उसमें एंजाइम क्या बहुत कम मात्रा में मिलते हैं या उत्पादन होता है उनका, तो क्या हार्मोन भी फिर कम बनते हैं, जिससे क्या होता है, पौधे बौने बनते हैं। अब आता है लिंग निर्धारण, जिसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिंग निर्धारण के लिए कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे भी इनको दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है, कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगा या मादा। तो इसका एग्जाम्पल है कि घोंगा जो होता है, घोंगे में लिंग का निर्धारण जो होता है वो क्या होता है, अंडे के ताप पर निर्भर करता है। फिर आता है मानव में लिंग निर्धारण जो होता है वो सूत्र पर निर्भर करता है। गुणसूत्र जो होते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर है ना मानव में है ना कौन से जो क्रोमोसोम होते हैं वो जाएंगे तो ये लड़की होगी या लड़का होगा। यहाँ पे जो होते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं दो तरह के होते हैं। XX अगर हुआ तो वो इसका मतलब होता है वो फीमेल होता है, XY हुआ वो उसका मतलब होता है वो मेल होगा। तो मानव में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है वो देख लेते हैं कि यहाँ पे नर जो होता है, मेल को हम XY से प्रेजेंट करते हैं उनके क्रोमोसोम को। मादा जो होती है उनके क्रोमोसोम को हम XX से प्रेजेंट करते हैं। जब इनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो हमें 50% जो होते हैं वो क्रोमोसोम मादा के मिलते हैं और 50% नर के मिलते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, यहाँ से ये पता चलता है कि आधे लड़के तथा आधी लड़की हो सकते हैं। माता से अगर X क्रोमोसोम और पिता से यदि X क्रोमोसोम लेता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो लड़की होगी। और अगर X नहीं लेकर X की जगह Y लेता है तो इसका मतलब होता है वहाँ पर लड़का होगा।